So, hello everyone. Welcome back to the day 30 of our organic chemistry series. तो आज हमारे पास डिस्कशन है और उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स जरूर पढ़ेंगे। ठीक। सबसे पहला सवाल है विच ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। अच्छा सर, इस क्वेश्चन में क्या करना है? बेटा, इस क्वेश्चन में तेरे को कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में तुझे बस ये चेक करना था कि जो तेरे को मैंने रिएक्टेंट दे रखा है, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द रिएजेंट्स। रिएजेंट्स दे रखे हैं और आंसर बना रखा है मैंने, प्रोडक्ट जो है वो बना रखा है रिएक्शन का। तेरे को बस ये बताना था कि अटैक कहाँ होगा। सर, ये आप आपने अभी हमें रिएक्शन तो पढ़ा ही नहीं, तो ये हम बता कैसे दे? तो बेटा, एक चीज पे ध्यान देना है, दैट इज कि तुझे ये पता है कि कौन सी बॉन्ड बनी है, कौन सी बॉन्ड टूटी है, तू बता सकता है कहाँ पे रिएक्शन नहीं होती। अच्छा, यहाँ देख क्या है। सर, यहाँ ये डबल बॉन्ड आपने तोड़ दी और ये एच यहाँ जुड़ गया। कैसे जुड़ा होगा बेटा? देख, इसके पीछे यहाँ पे क्या होगा? पाई स्टार होगा। यहाँ पे क्या होगा? पाई स्टार होगा। यस सर, पाई स्टार होगा। तो वही बात होगी कि इस ओ एच ने पाई स्टार में अटैक किया और इसको यहाँ पे तोड़ दिया। कहाँ अटैक किया? पाई स्टार पे। ये अटैक कैसा होता है? जैसे ऊपर बता रखे सिग्मा स्टार का अटैक 180 डिग्री पे होता है। ये जो पाई स्टार का अटैक है ये अप्रोक्स 90 डिग्री पे होता है। पाई स्टार का अटैक कैसे होता है? अप्रोक्स 90 डिग्री पे। एनसीईआरटी का डेटा है। अच्छा सर, सी एस थ्री सेम केस हो गया। सिग्मा स्टार यहाँ पे दिखेगा नहीं, आई गेस। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ बेटा, एक और है ना। दिस इज योर सिग्मा स्टार अगेन। दिस इज व्हाट? दिस इज सिग्मा स्टार। हाँ सर, इसमें कैसा अटैक होगा? ऐसा, ये। हाँ, ओके ओके। बेटा मेरे को जरा एक सेकंड दो, लेट मी जस्ट क्लीन द स्क्रीन वंस। ओके, सो बेटा आई हैव क्लीनड इट। चलो आगे देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है? सर, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्लोरीन और आयोडीन का बॉन्ड बना है। तो क्या हुआ होगा? सर, क्लोरीन के पास वैकेंट पी तो नहीं होता है, पर क्लोरीन के पास वैकेंट डी जरूर होता है। सर ये देखो, ऐसा क्लोरीन के पास वैकेंट डी होगा। सर ये तो बड़ी मस्त चीज है। हाँ, और ये आई क्या करेगा? वैकेंट डी में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। वैकेंट डी में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, है ना। उसने जैसे ही वैकेंट डी में अपने इलेक्ट्रॉन दिए, क्या होगा? ऐसे ही सर क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। और आयोडीन और क्लोरीन की बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या होता है सर? वो रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे वैकेंट पी है। यहाँ पे क्या हमारे पास? वैकेंट पी है। और इस वैकेंट पी में ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। यहाँ सिग्मा स्टार था, यहाँ क्या था? यहाँ वैकेंट डी था, वैकेंट पी। और यहाँ क्या है? वैकेंट पी। यहाँ क्या है? वैकेंट पी। सर, इसमें क्या है बेटा? देख, इस बी आर पे प्लस है, इस बी आर का प्लस हटा रहा है। तो या तो ये वाली बॉन्ड तोड़ दो या तो ये वाली बॉन्ड तोड़ दो। मतलब यहाँ पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है, तो सिग्मा स्टार होगा। क्या होगा यहाँ पे बेटा? सिग्मा स्टार होगा। यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा स्टार होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये ओ एच यहाँ आएगा और ये बी आर की बॉन्ड से टूट जाएगी। देखो, सेम ओ एच की बॉन्ड कार्बन के साथ बन गई, ये वाली बॉन्ड टूट गई, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन बी आर के पास आ गए, बी आर का प्लस चार्ज हट गया और वो न्यूट्रल हो गया। अच्छा, यहाँ क्या हुआ बताओ? ये तो सिग्मा स्टार है, ये क्या है? पाई फील्ड से सिग्मा स्टार। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है? यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है बताओ? जो बता देगा बताओ। बताओ कौन सा ऑर्बिटल है सर? यहाँ है sp2। ये कौन सा ऑर्बिटल है? दिस इज योर sp2 ऑर्बिटल। दिस इज योर sp2 ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? दिस इज sp2 ऑर्बिटल। वैकेंट sp2, sp2 वैकेंट। ठीक है, दिस इज योर वैकेंट sp2 ऑर्बिटल। ठीक है। आई होप आपको ऑर्बिटल्स समझ आया होगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। कंपेयर डेल्टा एच सी एंड डेल्टा एच सी बाई पर कार्बन। अच्छा सर, कैसे करते थे? बेटा सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले चेक करते थे नंबर ऑफ कार्बन, फिर चेक करते थे स्टेबिलिटी के इनवर्स। ठीक है। और इसमें हम क्या चेक करते हैं? सीधे चेक करते हैं वन अपॉन स्टेबिलिटी। अच्छा, तो दोनों पूछे हैं तेरे से, एक्स भी पूछा है, वाई भी पूछा है। एक्स है तेरी हीट ऑफ कंबशन और वाई है तेरी हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन। अच्छा, बी देख, बी में देख ले नंबर ऑफ कार्बन, देख ले 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन और फिर 4 कार्बन। सर ऑब्वियसली बात है, जो एक्स का ऑर्डर होगा, दैट इज एक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका? वो ऑर्डर होगा आपका पी क्यू आर। और पर कार्बन की अगर आप बात करो तो हम स्टेबिलिटी से देखेंगे। स्टेबिलिटी, पी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है सर। अ, हाँ देखो, ये बहुत अनस्टेबल है। बाईसाइक्लो फॉर 4 मेंबर इज वेरी अनस्टेबल। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है ये स्टेबल होता जाता है। यहाँ पे भी स्ट्रेन है, खतरनाक स्ट्रेन है यहाँ पे। यहाँ पे sp3 है, स्ट्रेन अच्छा खासा है। यहाँ पे भी अच्छा खासा स्ट्रेन है। तो सबसे अनस्टेबल ये है, फिर ये तो आर क्यू पी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी कम, तो सबसे ज्यादा, गलत तो नहीं करनी,
तो जो अगर स्टेबिलिटी वाइज देखोगे तो आर की स्टेबिलिटी सबसे कम है, उसकी डेल्टा एच सी पर कार्बन सबसे ज्यादा होगी, तो आर क्यू पी। ठीक है, तो एक बार एक्स वाई हर जगह हम लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको दिखाते हैं। और अरे और सवाल है क्या? ये तो कर रखा है ना, 10 सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखो, थर्ड। सर इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, यहाँ 4 कार्बन है और यहाँ सर 5 कार्बन है। ओके, तो सबसे कम किसकी हो गई? एस की होगी। अब स्टेबिलिटी देखो, सर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी स्टेबिलिटी है, और फिर लास्ट में इसकी स्टेबिलिटी है। तो सबसे ज्यादा जिसकी डेल्टा एच सी होगी दैट इज क्यू, देन दैट इज पी, देन दैट इज आर, एंड देन दैट इज एस। पर अगर डेल्टा एच सी पर कार्बन आप पूछोगे तो सबसे ज्यादा वो होगी आपके एस की। नहीं नहीं, एस में 6 अल्फा है बेटा। सबसे ज्यादा होगी आपके पी की, नहीं क्यू की, फिर पी, फिर आर, फिर एस। तो सेम आंसर आया आपका, क्यू पी आर एस। क्यू, सॉरी क्यू पी एस आर होगा ना। सबसे ज्यादा स्टेबल आर है बेटा, है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल आर है। तो स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर होगा डेल्टा एच सी पर कार्बन का। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? ओके, नाउ यहाँ देखो सर, यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 4 4 है, पर स्टेबिलिटी क्यू की ज्यादा है, तो जो पी है उसकी डेल्टा एच सी ज्यादा होगी। और वही सर आपकी डेल्टा एच सी पर कार्बन स्टेबिलिटी से चेक करेंगे, पी की ज्यादा होगी। अच्छा, इस सवाल में नंबर ऑफ कार्बन सेम है पर स्टेबिलिटी क्यू की ज्यादा है, तो पी की कंबशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और सेम पर कार्बन में पी की ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी चेक करो डायरेक्ट। यहाँ बताओ सर, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन सेम है पर स्टेबिलिटी पी की ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है क्यू की कंबशन एंथैल्पी ज्यादा। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ सर, नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो क्या ऑर्डर फॉलो होगा? दैट इज अनस्टेबिलिटी का ऑर्डर। मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी। तो क्या फॉलो होगा यहाँ पे? पी आर क्यू, सबसे स्टेबल क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ बताओ सर, जो अगर आप हमसे पूछोगे कार्बन, मतलब डेल्टा एच सी पूछोगे सर, तो हम आपको बोलेंगे कि एस आर क्यू पी। पर सर अगर आप डेल्टा एच सी पर कार्बन पूछोगे तो हमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पी है वो सबसे अनस्टेबल है, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। ओके, हाँ यहाँ देखो सर, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख बेटा, ये 1 2 कार्बन, ये 3, ये चार, चौथा कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ऐसे देखना है। ठीक है, अच्छा 4 कार्बन है और स्टेबल पी ज्यादा है, तो क्यू की कंबशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्यू की कंबशन एंथैल्पी ज्यादा है। सर इसकी स्टेबिलिटी कैसे निकाली? अल्फा एच देख लो बेटा। ठीक है, अच्छा पी और क्यू, क्यू में देखो सर, ये तो कर। ठीक है, तो ये हमारे सारे सवाल हो गए। अब आ जाते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या देखना है इस पे? बेटा इस पे सबसे पहले देखना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर देखनी है स्टेबिलिटी, 1 अपॉन स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और डेल्टा, मतलब डेल्टा एच एस दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, इसमें क्या देखना है? सिर्फ स्टेबिलिटी देखनी है ना। सेकंड आ जाओ, इसमें भी एक्स वाई खेल लेते हैं। आ जाओ जल्दी से, एक्स वाई यहाँ पे हम खेल लेते हैं। चलो देखो, बहुत ध्यान से देखो। पी और क्यू में बताओ सर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, 3 3। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? पी नहीं, क्यू की ज्यादा है। तो पी की कहीं ना कहीं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, पर पाई बॉन्ड पी की ज्यादा होगी। क्यों? स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ बताओ सर, पी में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और उसमें 2 पाई बॉन्ड भी है। अच्छा, तो मतलब पी की जो है वो ज्यादा होगी, दैट इज डेल्टा एच एच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और पर पाई बॉन्ड अगर आप पूछोगे तो वो क्यू की ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये ज्यादा स्टेबल है, पी इज मोर स्टेबल। अच्छा, इसमें बताओ, एक यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और वहां पे 1 पाई बॉन्ड है। हाँ सर, वहां पे 2 पाई बॉन्ड है, वहां यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा सर? पी ग्रेटर देन क्यू। अब पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड, तो वहां पे 2 पाई बॉन्ड थी, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। पर पाई बॉन्ड पूछिए, स्टेबिलिटी से जाओगे। नाउ अल्काइन और अल्कीन, अल्काइन इज मोर रिएक्टिव, है ना। अल्काइन इज मोर रिएक्टिव, उसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मतलब लेस स्टेबल,
भैया रिएक्टिव ज्यादा है तो स्टेबल क्या है, कम है, स्टेबल कम है, स्टेबल कम है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा लेगी, तो पी की ज्यादा है क्यू से। नहीं, हाँ अनस्टेबल है ना, हाँ तो ठीक, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर बेंजीन और नेफ्थलीन, क्या करोगे बताओ, क्या करना चाहिए मुझे। सर जो एक्स है दैट विल बी, जो हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी है दैट इज क्यू ग्रेटर देन पी, बिकॉज नंबर ऑफ पाई नेफ्थलीन में ज्यादा है। और स्टेबिलिटी की बात आएगी तो नेफ्थलीन इज मोर स्टेबल, नेफ्थलीन इज मोर स्टेबल। तो पर पाई बॉन्ड की बात करोगे तो पी के ज्यादा होंगे पर पाई बॉन्ड, क्योंकि नेफ्थलीन में ज्यादा रेजोनेंस है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, उसको कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चाहिए। अच्छा, पर पाई बॉन्ड के लिए पी और क्यू बताओ। सर ऑब्वियसली बात है, पाई बॉन्ड सेम है हमारा, तो स्टेबिलिटी के हम फैक्टर्स जाएंगे तो पी ग्रेटर देन क्यू, और पर पाई बॉन्ड भी पी ग्रेटर देन क्यू। अच्छा यहाँ बताओ, ये करेक्ट है, यहाँ बताओ। एक एक पाई बॉन्ड है, स्टेबिलिटी से जाओगे तो क्यू ग्रेटर देन पी, क्यू ग्रेटर देन, जो ज्यादा स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल वो कम डेल्टा एच एच रखने वाला। ठीक है, आई होप आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली फॉर यू, राइट। चल, नाउ ये अच्छा सवाल है। बेंजीन की मैंने आपको बोला था निकालनी है, फाइंड आर ई ऑफ बेंजीन। सर रॉयल एनफील्ड नहीं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। चल आजा निकालते हैं। चल, ओके। एक पाई बॉन्ड जब टूट रहा है तो हमारी -28.6 किलो कैलोरी निकल रही है। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड है, तो कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी। डेल्टा एच एक्सपेक्टेड कितना है हमें, एक्सपेक्टेड था सर -28.6 इंटू 3, -28.6 इंटू 3, इसे आप बताओ कितना होता है ये, है ना, 28.6 इंटू 3 करना है, बताओ कितना होता है। सर ये होता है हमारा 85.8, -85.8। अच्छा, और सर डेल्टा एच ऑब्जर्व कितना करा आपने, ऑब्जर्व कितना करा, ऑब्जर्व करा -49.8। अच्छा, तो सर रेजोनेंस एनर्जी कितनी आ जाएगी, बेटा ये आ जाएगी तेरी -85.8, -85.8, और माइनस माइनस ऑफ 49.8। ठीक है, माइनस माइनस ऑफ 49.8। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करो, आपका आंसर क्या आएगा, इट विल बी -85.8 प्लस 49.8, है ना। और इसे सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है 36 किलो कैलोरी पर मोल, दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। दिस इज योर रेजोनेंस एंथैल्पी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन। ठीक है सर। सर एक्स की वैल्यू बता दो, एक्स की वैल्यू इसकी, वो कितनी होगी, इसका माइनस एक्स कितना होगा, मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होगी अगर रेजोनेंस एनर्जी 3 किलो कैलोरी पर मोल है। तो आसान सा सवाल, क्या करोगे बताओ। सर इसकी -3 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड कितना है, सर एक्सपेक्टेड है आपका -28.6 इंटू 2, और इसमें से आपको क्या माइनस करना है, माइनस ऑफ एक्स। ये ऑब्जर्व्ड है, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा। सर ये आ जाएगा -3 इक्वल्स टू -57.2 प्लस एक्स, है ना। अब जनरली हमें एक्स ही निकालना है, एक्स कितना आएगा, तो एक्स आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -54.2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी -54.2, है ना। पर यहाँ पे पूछा देखो एक्स की वैल्यू क्या है, तो इसको आप एक काम करो, ये माइनस साइन पहले से ही लगा रखा है ना, माइनस साइन तो पहले से लगा रखा है उस पर, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा, पहले से लग रखा है। मतलब ये बस ऐसा है कि जो एक्स है ना, ये क्या है, दिस इज द डेल्टा एच ऑब्जर्वेशनल, कि डेल्टा एच ऑब्जर्वेशनल कितना है वो देखना है हमने, तो वो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव वैल्यू वाला होता है, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा एच ऑब्जर्व, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ऑब्जर्व। अब ये किसके बराबर है, ये माइनस एक्स के बराबर है, तो माइनस से माइनस काटोगे एक्स बराबर आएगा आपका 54.2 किलो कैलोरी पर मोल। सर ये पॉजिटिव क्यों आया, बिकॉज माइनस पहले से है ना, एक्स इज अ मोड वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पूछा है डेल्टा एच एच ऑफ ये वाला कंपाउंड, इसका कितना होगा भैया। सर इसका कुछ नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस एंथैल्पी की कोई बात नहीं होगी, इसका होगा सीधे 2.28.6 माइनस का, दैट विल बी 57.2 माइनस ऑफ 57.2। अच्छा, आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ में आया होगा। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी चाहो तो याद कर सकते हो, दैट इज 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है,
चलो आगे देखो, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन। सर ये बहुत आसान सवाल है। कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? जो कम स्टेबल होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। सर सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है। ये एरोमेटिक है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें कुछ नहीं है। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी योर पी क्यू आर, ये हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, बेंजीन पे जब एक H2 डाला ये बनेगा, और इस पे एक H2 डालेंगे ये बनेगा। मतलब जब बेंजीन का आप ये रिडक्शन करा रहे हो तीन H2 के साथ, तो पहले जो बेंजीन है उससे आपका साइक्लोडाइन बन रहा होगा, साइक्लोहेक्साडाइन ये, और फिर इससे साइक्लोहेक्सीन बन रहा है, फिर साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन आपने बताया इसकी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। हाँ, इसका मतलब है इन एवरी स्टेप रेट, इन एवरी स्टेप द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीजिंग। समझ रहे हो बात? पहले बेंजीन थी, हाँ सर, बेंजीन से क्या बना? साइक्लोहेक्साडाइन, हाँ सर, फिर साइक्लोहेक्साडाइन से क्या बना? साइक्लोहेक्सीन, और फिर क्या बना? ये यही होता है बेंजीन का हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन एवरी स्टेप, इन एवरी स्टेप reactant reactant is more reactive, reactant is more reactive than 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 sorry, product product is more reactive than reactant। मतलब प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है आगे रिएक्शन करने के लिए, है ना? देखो, इसमें से और इसमें से ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें से ये ज्यादा रिएक्टिव है, और इसमें से रिएक्टिव कोई है नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन खत्म हो चुकी है। तो इन एवरी स्टेप प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन रिएक्टेंट एक्सेप्ट फॉर दिस स्टेप, फॉर हाइड्रोजनेशन, है ना? बाकी के दोनों। तो इसमें एक बहुत ही शानदार सी चीज होती है इन दिस रिएक्शन। तो जब भी कोई ऐसी रिएक्शन हो, तो ऐसी टाइप की रिएक्शन में, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट act as act as limiting reagent, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब आप जो रिएजेंट है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट नहीं बता, रिएजेंट बोलो ना, रिएजेंट एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कौन सा रिएजेंट हो गया? यहाँ पे क्या होता है? H2 कैटलिस्ट, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ऐसे वगैरह, ठीक है? मतलब हाइड्रोजन, जनरली इस चैप्टर के हिसाब से भी हाइड्रोजन ही रखो। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि इन एवरी स्टेप प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव। अगर भैया प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिएक्शन को खत्म करेगा। अगर बेंजीन से आपका साइक्लोहेक्साडाइन बना, और वो डाइन ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से हाइड्रोजन के प्रति, तो वो हाइड्रोजन को ज्यादा रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, और फिर क्या बनाएगा? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन और ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी साइक्लोहेक्सीन। तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि हर स्टेप में प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टेंट से। तो जो ऐसी रिएक्शन होती है जहां प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा रिएक्टिव निकल जाए, उन रिएक्शंस में रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे एक बेंजीन के लिए तीन हाइड्रोजन चाहिए, आप एक बेंजीन में एक हाइड्रोजन भी डालोगे तो 1/3 बेंजीन 1/3 साइक्लोहेक्सेन बना देगा, और 2/3 बेंजीन बेंजीन ही रहेगा। अच्छा, 2/3 बेंजीन क्यों बचा? क्योंकि आपने H2 सिर्फ एक मोल डाला था। यहाँ देखो, अगर एक बेंजीन के लिए, ध्यान दो, एक बेंजीन के लिए तीन H2 चाहिए, ठीक है? पर अगर आपने सिर्फ एक H2 डाला एक बेंजीन में, तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हो कि सर अगर एक बेंजीन में सिर्फ एक H2 डालेंगे तो हमारा साइक्लोहेक्साडाइन बन जाएगा, क्योंकि ये एक H2 इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, है ना? पर यहीं पे आपका ट्विस्ट स्टार्ट होता है। वो ट्विस्ट क्या है? एक बात बताओ, ये बेंजीन है, आपने इसमें H2 डाला, इसने साइक्लोहेक्साडाइन बनाया। अब जो अगला H2 का मॉलिक्यूल आएगा, एक मॉलिक्यूल से तो ये बन गया, अब जो अगला आएगा वो इस पे आएगा या वो इस पे आएगा? सर वो इस पे आएगा, इस पे क्यों इस पे आएगा? ये ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, तो बेंजीन पे अब रिएक्शन होगी ही नहीं। अच्छा सर, तो मतलब जो एक मोल था, जो हम आपने सिर्फ एक मोल डाला, उससे क्या हुआ? ये बना, और इसी ने ही पूरी रिएक्शन करा दी ऐसे, ये बना और फिर ये बना। सर इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस एक मोल के तीन टुकड़े कर दूं, तो 1/3, यहाँ पे ये बेंजीन का एक मोल ही है, तो बेंजीन के 1/3 मोल ने
हाइड्रोजन के 1/3 मोल के साथ रिएक्ट करके ये बनाया, फिर इसके 1/3 मोल ने हाइड्रोजन के बचे हुए 1/3 के साथ रिएक्ट करके ये बनाया, और फिर इसके 1/3 ने हाइड्रोजन के बचे 1/3 लास्ट 1/3 के साथ मिलके ये बनाया। तो बेंजीन कितनी यूज हुई, बस 1/3, और अभी भी कितनी बेंजीन बच रखी है, 2/3, और ये बाकी सारे कितने बने, 1/3। बात समझे, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझे। क्वेश्चन करते हैं, उसी पे क्वेश्चन है। ये वाला नहीं, ये वाला करो पहले, ये उस पे देखो क्या दे रखा है। पहले ये रिएक्शन देखो, एक मोल है बेंजीन का, एक मोल है बेंजीन का, 1 मोल, इट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन आएगा। ठीक है, अगर यील्ड कितनी है, परसेंटेज यील्ड कितनी है, 75% प्रोडक्ट बना है, देन मास ऑफ साइक्लोहेक्सेन ये है, और आपको x की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक बतानी है। सर ये तो इंटीजर टाइप हो गया। हाँ, देख कैसे सॉल्व करेगा, मैंने क्या सिखाया है सर। एक मोल बेंजीन को कितने चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। एक एक बेंजीन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक बेंजीन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 है। कितने, लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करते हैं हम, है कितने सर, 1 मोल हाइड्रोजन है, तो बेंजीन कितना रिड्यूस होगा, x मान लो। अब निकालो इसको, दे रखा एक है पर पूरा रिड्यूस नहीं होगा, तो x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा आपका 1/3 मोल ऑफ बेंजीन। तो मतलब इतना बेंजीन रिड्यूस होगा, तो मतलब यहाँ से कितना जाएगा, -1/3 जाएगा, और ये 1/3 बन जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन के मोल्स कितने बने, मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन कितने बने सर, मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन 1/3 मोल बने। पर नहीं सर, यील्ड कितनी है, 75%, तो इंटू 75/100, ये कितना होता है, 25 3 जा 25 4, कट गया। तो मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन है 1/4। अच्छा सर, सर साइक्लोहेक्सेन का मास कितना होता है, देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12। तो 12 6 जा 72 + 12, ये कितना हो जाएगा, 84। तो इंटू 84 करो, कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 ग्राम पर मोल, 21 ग्राम पर मोल आ रहा है। अब इसको मिलीग्राम में डालना है, इसको किस में डालना है, मिलीग्राम में डालना है। तो एक बात बताओ सर, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो ये कितना है, 21 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। अच्छा, अब सर इसमें क्या दे रखा है, ये वहां पे तो 10⁻⁴ है, तो कुछ नहीं करो, यहाँ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 2.1 इंटू 10⁻⁴ mg। सर क्या ये x है, नहीं बेटा ये x तो नहीं है, ये x तो नहीं है, क्यों नहीं है x, सवाल में बोला है एक्यूरेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप इसका आंसर दोगे 2.10, 2.10 इज योर x। x कितना है आपका, 2.10। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना आपका मोल कॉन्सेप्ट वाली चीजें डालने का ट्राई करी, ठीक है। चल, अब इस सवाल को देखो। अरे भाई साहब, ग्राफ वाला सवाल है सर। हाँ बेटा, ग्राफ वाला सवाल है, ध्यान से देखो। डिफरेंस बिटवीन डी यू ऑफ पी एंड क्यू इज 1। सर ये पी है, ये क्यू है, इनके बीच का डी यू का डिफरेंस 1 है। अच्छा, और क्या बोला है, और बोला है सच दैट पी कंज्यूम्स 1 मोर मोल ऑफ H2 देन क्यू फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। वही बोला है, डी यू 1 है, डी यू 1 है, और 1 को इसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि पी 1 मोल H2 ज्यादा ले रहा है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए, क्यू जितना क्यू ले रहा है। मतलब सर, अगर क्यू में एक सिंगल बॉन्ड है, तो सॉरी एक डबल बॉन्ड है, तो पी में 2 डबल बॉन्ड है। सर ये आपको कैसे पता चला, ऑप्शन देख के पता चला, डाइन 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 डाइन, आइन कहीं भी नहीं बोला है, यहाँ पे आइन नहीं बोला है। अच्छा, सच दैट जो ये वाला हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी है क्यू से आर तक जाने की, वो 30 है। हाँ सर, तो सर यहाँ पे जनरली एक बात है जो आप गेस करना चाहो कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है। हाँ सर, तो कुल मिला के 2 पाई बॉन्ड हो गए। यही क्वेश्चन में भी लिखा है कि डी यू ऑफ पी, डिफरेंस बिटवीन डी यू ऑफ पी एंड क्यू इज 1, और सच दैट पी कंज्यूम्स 1 मोर मोल H2 देन क्यू, मतलब डी यू ऑफ पी इज ग्रेटर देन डी यू ऑफ क्यू। ठीक है, ठीक है, पी की ज्यादा है, तो सर पी में एक पाई बॉन्ड भी ज्यादा है, तो ये होगा। बेसिक तो हम ये लेंगे, और सवाल में भी डाइन डाइन दिया, तो मतलब क्यू के पास एक पाई बॉन्ड है, पी के पास 2 पाई बॉन्ड है। अच्छा सर, नाउ नाउ सर, अगर एक पाई बॉन्ड के लिए x इज द हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए 2x होनी चाहिए। हाँ, एक के लिए x है तो 2 के लिए 2x होनी चाहिए।
पर सर इसकी तो 2x नहीं y है। हाँ बेटा, इसकी तो 2x नहीं है, y है। इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस प्रेजेंट है। ठीक है। x -30 है, y -56 है, y इज नॉट -60, दैट मीन्स रेजोनेंस इज देयर। रेजोनेंस इज देयर। देखो, डेल्टा एच ऑफ क्यू इज -30, डेल्टा एच ऑफ पी एक्सपेक्टेड क्या था? व्हाट इज एक्सपेक्टेड? दैट इज -60। अच्छा सर, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड? -56। इसका क्या मतलब है? रेजोनेंस एनर्जी कितनी निकली? रेजोनेंस एनर्जी इसका साफ साफ दिख रहा है, -4 रेजोनेंस एनर्जी निकली है। रेजोनेंस एनर्जी -4 निकली है। अब देख लो, जिसमें रेजोनेंस होगा वो आपका आंसर है। 1,4 हेक्साडाइन। स्केलेटल स्केलेटन देख लेते हैं, स्केलेटन देख लेते हैं हर जगह पहले तो। अब देखो, लिखो 1,4, 1 1 2 3 4, 1,4, 1 2 3 1 3, 2 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 4, 1 2 हेक्साडाइन, 1 2। ये तो क्या पूछा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पी एंड डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ पी क्यू एंड आर। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो इसमें बताओ रेजोनेंस कहाँ का है? सर यहाँ रेजोनेंस नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसके आपके पास दो पॉसिबल प्रेजेंट है, दैट इज एक ये है और एक आपके पास ये है। दो आपके पास पॉसिबल हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी का भी क्या करते हैं ना, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पी क्यू आर एस। ठीक है। ठीक है। क्यू का तो हम इतना अच्छे से नहीं बोल सकते, क्योंकि क्यू कुछ भी हो सकता है, या तो ये वाली पाई बॉन्ड हटा दो, ये वाली पाई बॉन्ड हटा दो, है ना, ऐसे ही होगा कुछ, है ना। चलो, आर का बता सकता हूँ मैं आपको। आर हो जाएगा एन हेक्सेन। आर क्या हो जाएगा बेटा? आर हो जाएगा एन हेक्सेन। ठीक है, दिस इज एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। आई होप ये शानदार सा सवाल आपको सही आया होगा, है ना। हमने यहाँ पे क्या पकड़ा? हमने पी में रेजोनेंस ढूंढा। कैसे? हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी की मदद से हमने रेजोनेंस पी में ढूंढा है। ठीक। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है। चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन क्या है? आप मुझे बताओ, डेल्टा एच सी ऑफ, मतलब कंपेयर करनी है। डेल्टा डेल्टा एच सी आपको कंपेयर करनी है। ठीक है। एक इसका बता दो आप, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अच्छा, ठीक है। ये ए है, ये बी है। इसमें आपको डेल्टा एच सी बतानी है। डेल्टा एच सी बतानी है। तो आपने बोला सर पहले मैं नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लूंगा। सर 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 सेम है। सर स्टेबिलिटी देख लो, क्या कैसे देखते हैं अल्कीन की स्टेबिलिटी? कैसे देखते हैं? सर नंबर ऑफ अल्फा एच गिन के। सर यहाँ पे 3 3 6 अल्फा एच, और यहाँ पे भी 3 और 3 6 अल्फा एच। अब क्या करें सर? अब क्या करें? अब क्या करें? तो मैंने बोला आ जाओ, इसको जरा अच्छे से समझते हैं, और मैं तुम्हें 4 कंपाउंड लेके ये चीज समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं लेता हूँ कुछ एक सेकंड बेटा। पहले मैं लेता हूँ कुछ ये वाला स्केलेटन। दिस इज एन ब्यूट। ठीक है। और एक मैं लेता हूँ ये वाला स्केलेटन, इनका एक आइसोमर ले लेंगे। ठीक है। अब देखो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है। सर एक बार इसको ऐसा भी ले लो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो ये 4 कंपाउंड है आपके पास। ठीक है। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है एस। मैंने इनका नामकरण कर दिया। ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या इनमें रेजोनेंस है या नहीं है। ठीक है। रेजोनेंस है या नहीं है, क्या इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। ठीक है। क्या इनमें इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है, उसके हिसाब से तो निकालेंगे स्टेबिलिटी। इंडक्टिव है या नहीं है, और क्या इनमें हिंड्रेंस है या नहीं है, क्योंकि हिंड्रेंस होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। हाँ सर। अब देखो, रेजोनेंस तो किसी में भी नहीं है ना, इसको मैं कॉपी कर लूंगा हर जगह। नहीं है। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, सर इसके 2 अल्फा एच, और बाकी इन सबके 6 6 अल्फा एच। इन सबके क्या है? 6 अल्फा एच है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड खा चुका है। अच्छा, इंडक्टिव, इंडक्टिव सब में आई गेस सेम ही है।
इसमें एक ग्रुप है और बाकी इन सब में दो दो ग्रुप है ना। उसमें एक ग्रुप है, इन सब में दो दो ग्रुप है। अच्छा, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हिंड्रेंस में यही देखता हूँ, मैक्स हिंड्रेंस, मैक्स हिंड्रेंस। ठीक है। अच्छा, तो यहां से अब एक चीज तो सर पक्की है, सबसे कम स्टेबल पी है। सबसे कम स्टेबल है पी, और पी के बाद आता है आर, है ना। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं तो मैं क्यू और एस में तो हम नहीं बता पा रहे, क्यू और एस में हम नहीं बता पा रहे, पर क्यू और एस 100% ग्रेटर देन आर एंड आर इज 100% ग्रेटर देन पी। अच्छा, वाई आर इज ग्रेटर देन पी ड्यू टू अल्फा एच, इसके दो अल्फा एच है, इसके छह अल्फा एच है। एंड वाई आर इज लेस देन क्यू एन एस ड्यू टू हिंड्रेंस, ड्यू टू हिंड्रेंस। ठीक है, मैक्स हिंड्रेंस, दो ग्रुप का मैक्स हिंड्रेंस, देखो मिथाइल मिथाइल हिंड्रेंस। तो ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो पक्का है, 100% ये है। अच्छा, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, इन क्यू एंड एस, एक चीज ध्यान से देखना। एस पहले बना रहा हूं, ऐसा है एस, हाँ सर। और अब मैं क्यू बना रहा हूँ, क्यू कैसा है, ऐसा है। अब बताओ, जब मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करूंगा, चाहे मैं यहां से करूं माइनस यहीं पे आना है, और चाहे मैं यहां से करूं माइनस यहीं पे आना है। तो ये क्या है, ये ग्रुप भी इधर दे रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक बात यहाँ देखो, ये ग्रुप भी हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ दे रहा है, ये वाला ग्रुप भी हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ दे रहा है ना। तो दोनों जगहों का हाइपर कॉन्जुगेशन एक साथ मिल रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, देखो यहाँ से एक साथ मिल रहा है, एक साथ मिल रहा है। इस चीज को एक चीज बोलते हैं, देखो जब दो वेव्स एक साथ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। दो वेव्स का मिलना इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इलेक्ट्रॉन की वेव है, जो इलेक्ट्रॉन की वेव है ये एक साइड आ रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन की वेव एक साइड आ रही है, कन्वर्ज कर रही हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जोड़ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे ये जोड़ रहे हैं। और और क्या बोल सकते हो, एक्सटेंडेड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोल सकते हो, एक्सटेंडेड हाइपर, एक सेकेंड, एक्सटेंडेड हाइपर कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड हाइपर कॉन्जुगेशन। और एडिशन हो रहा है तो एडिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलोगे, एडिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ आई बात, समझ आई बात। यस सर, यस सर। तो क्या तुम्हें थोड़ी थोड़ी फील आने लग गई है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सर नहीं आ रही है अभी फील, क्योंकि आपने दूसरे का नहीं बताया, दूसरे का भी सुन ले। देख, ये मिथाइल इधर को हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये वाला मिथाइल इधर को हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है ना। यहाँ से जो H निकलेगा वो ऐसे टूटेगा माइनस यहाँ पे, और यहाँ से जो H निकलेगा वो ऐसे टूटेगा माइनस यहाँ पे। तो इधर का H हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ को कर रहा है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इधर को है और यहाँ से इधर को है। क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यस सर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या मैं यहाँ से ये उठा लूं और बस इनके अपोजिट कर लूं, हाँ सर कर लो, यही तो करना है, यही तो करना है। देखो, तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट है। अगर आपने सेम साइड कंस्ट्रक्टिव बोला है तो दूसरी साइड क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको बोलेंगे क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे सर ऐसा भी कुछ होता है, हाँ बेटा, दिस इज क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसको हम बोलेंगे सबट्रैक्टिव, सबट्रैक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, सबट्रैक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सबट्रैक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब बताओ सर, अब बताओ स्टेबिलिटी जोड़ने में आती है या स्टेबिलिटी तोड़ने में आती है। सर ऑब्वियस ही बात है, स्टेबिलिटी जोड़ने में आती है। तो यानी कि इसका आंसर मेरे पास आ चुका है, दैट इज एस, देन क्यू, देन आर, देन पी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ, दिस इज द, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक alkenes with the molecular formula C4H8। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक alkenes with the molecular formula C4H8। आई होप ये शानदार सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन,
एडिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन एंड सब्ट्रैक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, ये चीज समझ में आई होगी, और ये स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये चीज समझ में आपको आई होगी। यस सर, ठीक है, यस, ओके। नाउ 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 लुक, अब देखो, अब डेल्टा एच सी अगर आप कंपेयर कराओ, तो जब डेल्टा एच सी कंपेयर कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा एच सी जब आप कंपेयर कराओगे तो आपको मिलेगा, यस बताओ, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है सर? एक देन बी। डेल्टा एच सी किसकी ज्यादा होगी सर? बी की ज्यादा होगी सी से। डेल्टा एच सी बी की ज्यादा होगी सी से। और अगर आप पूछोगे क्यों, वाई, तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ है। ठीक है, वाई तो एक्सप्लेनेशन यहाँ है। आई होप आपको ये सुंदर सा सवाल समझ में आया होगा। आई होप आपको ये सुंदर सा सवाल समझ में आया होगा। ओके, तो नाउ लेट्स डू वन मोर सिमिलर क्वेश्चन टू इट, है ना? तो इस बार हम तीन कंपाउंड्स का कंपेयर कराते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, देखते हैं आप अप्लाई कर पाओगे नहीं। एक मैंने ये लिया, मतलब रुको, हाँ, तो स्केलेटन सेम है। और आई गेस मैंने आपको बताया अभी, जब बेंजीन पे हम दो CH3 ऐसे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जाइलीन्स। दीज आर द ऑर्थो, ऑर्थो पे तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, जाइलीन्स। ठीक है, इसका नाम रखते हैं पी, इसका नाम रखते हैं क्यू, इसका नाम रखते हैं आर। अच्छा सर, इनको कंपेयर किस पे कराओगे? इन तीन चीजों पे कंपेयर, इन्हीं तीन चीजों पे इसको कंपेयर कर, चलो ठीक, इन्हीं तीनों पे इसको कंपेयर कराते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक नाउ। और इसको थोड़ा सा नीचे में लिख देता हूँ आपके लिए। चलिए देखिए, रेजोनेंस सर, सब में रेजोनेंस है। हाइपर कॉन्जुगेशन, सब में हाइपर कॉन्जुगेशन है। और सब में सेम नंबर ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तीनों में क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इंडक्टिव सेम है, तो मैं बोल देता हूँ है इंडक्टिव। हिंड्रेंस सर, यहाँ हिंड्रेंस है, देखो मैक्स हिंड्रेंस, मैक्सिमम हिंड्रेंस। तो सर अभी तक तो आप पता चल गया होगा कि हम हिंड्रेंस जिसमें सबसे ज्यादा उसी में देखते हैं। बाकी इसमें भी हिंड्रेंस नहीं है और इसमें भी हिंड्रेंस नहीं होती। ठीक है, तो इसमें मैक्स हिंड्रेंस है। अच्छा 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 सर, इसका मतलब क्यू एंड आर ग्रेटर देन पी तो हो गया। क्यू एंड आर क्या हो गया? ग्रेटर देन पी हो गया। हाँ सर, अब हमें क्यू और आर में स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, इन क्यू एंड आर देखना है। चलो, इंड इंड इन क्यू एन आर। ठीक है, चलो इन दोनों को उठाता हूँ मैं, क्यू भी उठाता हूँ, आर भी उठाता हूँ यहाँ से, है ना? अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखना, ठीक है? यहाँ से जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक इस साइड हो सकता है ऐसा, और एक इस साइड हो सकता है। यहाँ से भी इस साइड हो सकता है ऐसा, और एक इस साइड हो सकता है ऐसा। दो हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। अच्छा, चलो हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे हो रहा। अब बताओ माइनस किस किस जगह पे आएगा? माइनस कहाँ कहाँ पे आएगा इसका, है ना? तो जो ये वाला है, यहाँ का देखना है पहले। यहाँ का मैं आपको ब्लू से दिखा दूंगा, यहाँ के जो हाइड्रोजन है वो ब्लू कलर के हैं। तो इसमें इसका जो माइनस होगा उसका मैं टिक मारूंगा, ठीक है, ब्लू कलर से टिक मारूंगा। और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो लाल से दिखा रहा हूँ, तो समझ लेना आप। अब देखो, ब्लू वाले से देखूंगा, एक माइनस यहाँ आ सकता है, एक माइनस यहाँ आ सकता है, एक माइनस यहाँ आ सकता है। रेड से देखूंगा तो माइनस यहाँ आ सकता है, माइनस यहाँ आ सकता है, माइनस यहाँ आ सकता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जहां पे ये वाला दे रहा है, वहीं पे ये वाला भी दे रहा है। देखो, ये देखो ऐसा कंस्ट्रक्शन, देखो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, कंस्ट्रक्शन। ये भी इधर जा रहा है तो वो भी निकल के इधर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन। ये भी इधर, ये भी इधर, कंस्ट्रक्टिव, है ना? दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ये वाला केस हो गया। डिट्टो ये वाला केस हो गया। और ऑब्वियसली बात है सर, क्या दूसरा वाला यही होगा? चेक कर लेते हैं। मैं कॉपी करके ला तो दोनों रहा हूं, पर चेक कर लूंगा ना एक बार, ऐसे थोड़ा ना लिख दूंगा सीधे। चल दूसरा वाला देख, दूसरा वाला देख। ये यहां से डेंसिटी नीचे दे रहा है, और ये डेंसिटी ऊपर दे रहा है। अरे सर ये अपोजिट है, हाँ ये अपोजिट है। ठीक है, ये अपोजिट है। कैसे चेक करेंगे? वैसे चेक कर लो। इसका एच यहाँ, इसका एच यहाँ, इसका एच यहाँ, और ये जो लाल वाला है इसका एच यहाँ, इसका एच यहाँ, इसका एच यहाँ। ठीक है, अब एक चीज देख, अब एक चीज देख लो, एक चीज देख। इसका माइनस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और ब्लू वाले का माइनस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एक भी माइनस ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन कहीं पे नहीं शो कर रहे हैं। उल्टा, उल्टा, जो इसका, इस वाले का एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में तो जो ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें यहाँ पे माइनस आएगा,
यहाँ पे जो CH3 है ये प्लस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये वाला माइनस अनस्टेबल है, उसको प्लस आई मिल रहा है, ये वाला माइनस क्या है, अनस्टेबल। ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सर, इसमें आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसमें आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका मतलब सर Q इज मोर स्टेबल, तो Q इज मोर स्टेबल देन R देन P। ठीक है, यस सर, दिस वाज योर स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक जाइलाइन। ठीक है, जाइलीन जो भी है दैट इज जोबी। स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक जाइलीन, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक जाइलीन। आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ में आए होंगे जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन थी आपकी। ठीक है, आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ में आए